नमस्कार दोस्तों, मैं रजत सिंह आपके अपने प्लेटफॉर्म पर जी साधना पर ब्रिक्स के बचे हुए सेशन को लेकर के आया हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा रीच बने और मैं इसी प्रकार के वीडियोस आपके सामने लाता रहूँगा। अभी हम ब्रिक्स से बात करेंगे। ब्रिक्स से बात करने पर अभी हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी नाइजीरिया के दौरे पर हैं। नाइजीरिया के बारे में भी, इंडिया और नाइजीरिया के रिलेशनशिप पर भी हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ अभी हाल ही में जो एक्ट आया हुआ है बुलडोजर एक्ट के नाम से, बुलडोजर जस्टिस के नाम से जिससे जाना जा रहा है, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो देर न लगाते हुए चैनल को सब्सक्राइब करिए और चलते हैं अपने ब्रिक्स समिट के अगले सेशन की ओर। ठीक है, चलते हैं। तो ये सब बात करने से पहले पुरानी चीज़ों को हम पहले रिवाइज कर देते हैं एक बार। तो पुरानी चीज़ों को हम रिवाइज करते हैं। सबसे पहले कुछ चीज़ों को मैं आपको क्लियर करता हूँ। कुछ चीज़ों पर मैं बात कर रहा हूँ, जैसे कि अच्छा, मैंने क्या क्या चीज़ों की बात कर दी थी। मैंने आपको बता दिया था कि एक्चुअली ब्रिक्स है क्या। एक मिनट, माफी दीजिएगा, सेलेक्ट कर गया था। हाँ, तो मैंने आपसे जो बात की थी वो ब्रिक्स पे बात की थी और मैंने ब्रिक्स का इतिहास आपके साथ साझा किया था। मैंने आपको बताया था कि ब्रिक्स का फुल फॉर्म क्या है और फिर पिछले समिट में जो साउथ अफ्रीका हुआ है, जब ये ब्रिक्स प्लस बना है, तो इसमें कौन कौन सी कंट्रीज सम्मिलित हुई हैं और कौन कौन सी कंट्रीज अभी तक अधर में लटकी हुई हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि ब्रिक्स के फुल फॉर्म में बी स्टैंड फॉर ब्राजील, R stand for Russia, I stand for India, C stand for China, S stand for South Africa। और फिर जब ब्रिक्स प्लस बनता है, इससे पहले वाले सेशन में जो साउथ अफ्रीका में हुआ था, उसमें इजिप्ट, इथोपिया, ईरान और यूएई और साउथ अफ्रीका, अर्जेंटीना, इन सब लोगों को हमने क्या भेजा था, इनविटेशन भेजा था, जिसमें से अर्जेंटीना ने इनविटेशन को मना कर दिया था। तो ये अर्जेंटीना तो बिल्कुल बाहर हो गया। सऊदी अरब ने इनविटेशन तो एक्सेप्ट किया था, लेकिन अभी वो अधर पे लटका हुआ है। इस बार जो सेशन हुआ था उसमें मेन ब्रिक्स प्लस में जो सम्मिलित हुए हैं, याद रखिएगा, भूलिएगा बिल्कुल भी नहीं, इफ स्टैंड फॉर इजिप्ट, इथोपिया, ईरान एंड यूएई। दिमाग से एकदम निकाल दीजिए, मैं बार बार आपके से नाम ले रहा हूं, सऊदी अरब, लेकिन याद रखिएगा सऊदी अरब ब्रिक्स प्लस में इनविटेशन तो भेजा गया था, लेकिन उसने एक्सेप्ट भी कर दिया, लेकिन अभी तक ब्रिक्स प्लस समिट में वो शामिल नहीं हुआ है। कौन कौन शामिल हुआ है? इजिप्ट, इथोपिया, ईरान और यूएई। और ब्रिक्स में कौन कौन सी कंट्रीज हम जान रहे हैं? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। मैंने आपको बताया था कि 2001 में नील जी ने एक लेख में बात की थी, किसकी बात की थी? ब्रिक्स, ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना की, कि ये बहुत बड़ी अर्थव्यवस्थाएं निकल करके सामने आ रही हैं। और फिर मैंने बताया था कि 2006 में जब सेंट पीटर्सबर्ग में G8 की आउटरीच सम्मेलन होती है, तब ये कंट्रीज आपस में सम्मिलित होती है और सम्मिलित करके ब्रिक का कॉन्सेप्ट लेकर के आते हैं। और उसके बाद 2009 में इनकी पहली समिट होती है और फिर 2010 के साउथ अफ्रीका शामिल होती है इसमें 2010 में। नेक्स्ट सेशन में, पहला सेशन 2009, नेक्स्ट सेशन साउथ अफ्रीका शामिल होगी 2010 में। तब से ये ब्रिक बन गया ब्रिक्स। और अभी जो साउथ अफ्रीका का सेशन हुआ उसमें ब्रिक्स प्लस सम्मिलित हुए हैं, तो अब ये हो गया ब्रिक्स प्लस कंट्रीज। और 2011-12 में एनडीबी की बात हुई थी और फिर 2014 में जाकर के एनडीबी को की स्थापना होगी, किसमें? ब्रिक्स में। अब हम चलते हैं आगे की ओर। ये भी बताया था मैंने कि आखिरकार ब्रिक्स की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि एक्चुअली रशिया नहीं, पूरा वर्ल्ड चाहता था कि जब इतनी बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं एक साथ आएंगी एक प्लेटफॉर्म पे, तो जो एक कह सकते हैं कि यूनिलेटरल वर्ल्ड ऑर्डर जो एस्टैब्लिश था, जिसमें मैंने बताया था ट्रांस अटलांटिक जो कंट्रीज थी, चाहे वो यूएसए हो चाहे अफ्रीकन कंट्रीज हो, अभी तक इनका वर्चस्व था। ये जो भी आपके कह सकते हैं इंडेक्स निकालती थी, उसमें जो रिसर्च करती थी, इसके अलावा ये जिस हिसाब से अदर कंट्रीज को लोन प्रोवाइड करती थी आईएमएफ, और ये जिस हिसाब से रेटिंग प्रोवाइड करती थी अदर कंट्रीज को, तो वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसे होता था जिसमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फायदा किसको होता था? ट्रांस अटलांटिक कंट्रीज को होता था। यूएसए, अफ्रीकन और यूरोपियन जितनी कंट्रीज होती थी, इनको फायदा होता था। लेकिन फिर क्या हुआ, रशिया ने देखा और बाकी सभी कंट्रीज ने देखा कि जब हमारी अर्थव्यवस्था इतनी बड़ी है, इसके अलावा हमारे यूरोपियन की कई सारी कंट्रीज की इकोनॉमी उतनी बड़ी नहीं है जितनी बड़ी हम लोगों की इकोनॉमी है, तो क्यों ना क्यों जो वर्ल्ड ऑर्डर में यूनिलेटरल पावर स्टैब्लिश है, यूनिलेटरल इंस्टीट्यूट स्टैब्लिश है, उसकी जगह हम क्यों ना अपना एक मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर स्टैब्लिश करते हैं, एक मल्टीपोलर कह सकते हैं हम इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश करते हैं, जिससे होगा क्या? होगा ये कि हम भी अपना इंडेक्स जारी करेंगे, ठीक है? और हम अगर, और केवल हम नहीं,
अदर कंट्रीज भी जिन जो आईएमएफ की शर्तों के हिसाब से आईएमएफ से सुविधा नहीं प्राप्त कर रहे हैं, वो ब्रिक्स और ब्रिक्स की सुविधाओं को सरलता से प्राप्त कर सकते हैं और उन सुविधाएं जो वो अपने हित के लिए ले रही हैं उनसे बच सकते हैं। इसलिए हमने किसका, ब्रिक्स कंट्रीज एक प्लेटफॉर्म पर और उन्होंने ब्रिक्स को स्टैब्लिश किया था। बताया था मैंने, वर्ष 2006 में 4 देशों ने संयुक्त राष्ट्र महासभा की सामान्य बहस के अंत में विदेश मंत्रियों की वार्षिक बैठकों के साथ एक नियमित अनौपचारिक राजनीतिक समन्वय शुरू किया था। और 2009 में रूस के येकेतेरिनबर्ग में हुआ था, जिसमें पहली समिट होती है, और 2010 में कौन शामिल हो गया था, ब्रिक शामिल हो गया था। ठीक, इतनी बात समझ में आई। और 2010 में शामिल होने के बाद 2011 में दक्षिण अफ्रीका पहली बार चीन के सानिया में जो 3rd ब्रिक समिट होता है उसमें शामिल होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैंने आपको बताया था कि 2014 में जब एनडीबी की बात हो गई थी, एनडीबी को एस्टैब्लिश करने की बात हो गई थी, केवी कामत जी इसके पहले चेयरमैन बने थे, तो जब ये सब चीजों की बात हो गई थी तब उसके बाद लग रहा था कि जैसे हम जानते हैं कि रशिया यूक्रेन वॉर चल गया था और क्राइसिस भी आ चुकी थी, कोरोना भी आ चुका था। तो एक समय ऐसा आया जब लोगों को लगा कि ब्रिक्स अब खत्म होने वाला है। इसकी मैंने पहले बात करी थी, ब्रिक्स खत्म होने वाला है। क्यों खत्म होने वाला है? क्योंकि कोई बहुत बड़ी घोषणा नहीं हुई थी और रशिया यूक्रेन वॉर में रशिया को अलग थलग करने का प्रयास किया था यूरोपियन कंट्रीज और यूएसए ने। लेकिन फिर उसके बाद कजान डिक्लेरेशन में जब रशिया ने 36 से ज्यादा कंट्रीज को अपने साथ, नेशन के लीडर्स को अपने साथ बुलाया, 200 से अधिक मीटिंग ली और ये भी एक तरीके से इंडिकेशन दिया कि अभी ब्रिक प्लस में जो ये 4 कंट्री शामिल हुई हैं, इसके अलावा भी कई कंट्री शामिल होने के लिए तत्पर है। तो कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि एक वर्ल्ड अगर यूएसए के साथ है तो एक वर्ल्ड रशिया के साथ भी खड़ा है, ब्रिक्स कंट्रीज के साथ भी खड़ा है, जो कहीं ना कहीं जो इनकी सोच थी वेस्टर्न कंट्रीज की कि हम रशिया को आइसोलेट कर देंगे, वो करने में असफल हुए। और ब्रिक्स ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि ये ब्रिक्स 2.0 का, जैसे ट्रम्प 2.0 वैसे ब्रिक्स 2.0 का नया दौर स्टार्ट हो जा रहा है। इसके बाद मैंने आपको बताया था एनडीबी के बारे में हम बात करेंगे और एनडीबी के बाद थोड़ी सी बात करेंगे और फिर हम लोग पहुंचेंगे किसके, कजान डिक्लेरेशन पे। चलिए देखते हैं एनडीबी के बारे में। न्यू डेवलपमेंट बैंक, पूरा नाम क्या है इसका, न्यू डेवलपमेंट बैंक। किसकी तर्ज पर ये बनी थी, या कह सकते हैं कि तो ये बनी थी आईएमएफ की तर्ज पे। जैसे आईएमएफ है वो अदर कंट्रीज को लोन प्रोवाइड कराता है, उसी तरीके से एनडीबी भी है। एनडीबी भी क्या करेगा, लोन प्रोवाइड कराएगा। और साथ ही साथ एक चीज याद रखिएगा कि एनडीबी केवल ब्रिक्स कंट्रीज के बीच में लोन प्रोवाइड नहीं कराएगा, लोन प्रोवाइड कराएगा फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। लेकिन ये केवल ब्रिक्स कंट्रीज के बीच में लोन नहीं अवेलेबल कराएगा। बड़ी कंफ्यूजन होगी आपको कि सर जो एनडीबी बना है अगर ब्रिक्स और ब्रिक्स प्लस कंट्रीज से ही बना हुआ है तो क्या ये खाली आपस में ही लोन प्रोवाइड करेगा? जी नहीं, ये अदर साउथ कंट्रीज जो होती हैं, साउथ कंट्रीज का मतलब दक्षिणी ध्रुव से नहीं है, साउथ कंट्रीज का मतलब है यहाँ पर अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज से। तो वो कंट्रीज जो अंडर डेवलप और डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको भी लोन प्रोवाइड कराने का काम कौन करेगा, नेशनल डेवलपमेंट बैंक, जैसे आईएमएफ करती है। बिल्कुल दिमाग से निकाल लीजिएगा। अगर क्वेश्चन आता है कि क्या एनडीबी स्टेटमेंट में क्वेश्चन आ सकता है, एनडीबी का कार्य अदर कंट्रीज के समावेशी और संरचनात्मक विकास के लिए किया गया है। यह पहला कथन कारण में आ सकता है कि ये जो एनडीबी है ये केवल ब्रिक्स कंट्रीज को ही लोन प्रोवाइड कराता है। तो कथन तो सही है कि हाँ ये इंफ्रास्ट्रक्चर और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए लोन प्रोवाइड कराती है, लेकिन अगला कथन 2 क्या कह रहा है, कथन 2 कह रहा है कि ये जो एनडीबी है केवल ब्रिक्स कंट्रीज को ही लोन प्रोवाइड कराती है। ये गलत हो जाएगा। तो कथन 1 सही है किंतु कथन 2 गलत। इस तरह के क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल सकते हैं। इसको हमेशा से याद रखिएगा कि ये केवल ब्रिक्स कंट्रीज के बीच में नहीं बल्कि अदर जो साउथ कंट्रीज हैं जिनको आजकल बोला जा रहा है डेवलप और अंडर डेवलपिंग कंट्रीज को साउथ कंट्रीज बोला जा रहा है, उनको भी लोन प्रोवाइड कराने का काम कौन करेगा, एनडीबी करेगा। आइए देखते हैं। वर्ष 2012 में नई दिल्ली में आयोजित चौथे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में ब्रिक्स और अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं के साथ साथ विकासशील देशों में बुनियादी ढांचा और सतत विकास परियोजनाओं के लिए एक न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना का विचार प्रश्न में आया। कब आया? नई दिल्ली में 2012 में जब यह समिट होती है तब एनडीबी की स्थापना का विचार सामने आया। फिर क्या होता है, वर्ष 2012 में ब्राजील के फोर्टालेजा में 6th ब्रिक्स सम्मेलन। कौन सा ब्रिक्स सम्मेलन? 6th। कब? 2014 में, 2 साल बाद।
2014 में 6th ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान ब्रिक्स नेताओं ने न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना के लिए एग्रीमेंट पर साइन किया। 40 घोषणा में कहा गया कि एनडीबी ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग को मजबूत करेगा और वैश्विक विकास के लिए बहुपक्षीय तथा क्षेत्रीय वित्तीय संस्थाओं के प्रयासों को पूरा करके स्थायी और संतुलित विकास में योगदान प्रोवाइड करेगा। यहाँ एक सेंटेंस याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, बहुपक्षीय तथा क्षेत्रीय सतत विकास संस्थाओं। कहने का मतलब यह है कि ये एक यूनिलेटरल की जगह मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर एस्टैब्लिश करेगा तथा साथ ही साथ जो लोकल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होंगे उनके साथ मिल करके ये क्या करेगा, संतुलित विकास में अपना योगदान प्रोवाइड करेगा। एनडीबी के संचालन के प्रमुख क्षेत्र होंगे। एनडीबी किन किन चीजों में करेगा? स्वच्छ ऊर्जा, परिवहन, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिंचाई, स्थायी शहरी विकास और सदस्य देशों के बीच आर्थिक सहयोग। तो जब ये बना था, चाहे वो ब्रिक्स की बात करें चाहे वो एनडीबी की बात करें, तो ये मेन किन किन चीजों पे बना था? तो एक नंबर 1 पे बना था कि हमें फाइनेंशियल मजबूत होना है और कैसा, पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी पर्पस से भी हमें क्या होना है, मजबूत होना है। इन दोनों को लेकर के हम क्या ब्रिक्स का एक नींव पड़ी थी। लेकिन अब अगर आप देखेंगे, अभी जब कजान डिक्लेरेशन हुआ है तो इसमें एनवायरनमेंट की भी बात की गई है, जो साफ साफ दिखा रहा है कि ब्रिक्स अपने पैर पसार रहा है। तो एनडीबी सभी देशों के समान अधिकारों के साथ ब्रिक्स सदस्यों के बीच एक परामर्श तंत्र का भी काम करेगा। एनडीबी का मुख्यालय कहां पर है? शंघाई में है। भारत में एनडीबी द्वारा वित्त पोषित प्रमुख परियोजनाएं कौन कौन सी हैं? बहुत अच्छे से इसको एक बार देख लीजिएगा, एक मिनट, सॉरी, कौन कौन सी हैं इस पे जरूर ध्यान दीजिएगा। भारत में एनडीबी द्वारा वित्त पोषित प्रमुख परियोजनाएं कौन सी हैं? एक है मुंबई मेट्रो, दिल्ली गाजियाबाद मेरठ के लिए क्षेत्रीय तीव्र पारगमन प्रणाली और कुछ नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं भी इसमें शामिल है। ठीक है, इनको शामिल किया गया है किसमें? एनडीबी में। एनडीबी की ये क्या है? वित्त पोषित प्रमुख परियोजनाएं हैं भारत की। चलते हैं आगे। एनडीबी द्वारा लगभग 4.2 बिलियन अमेरिकन डॉलर की लागत के साथ 14 भारतीय परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। कितने? 4.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ। वर्ष 2020 में भारत ने ग्रामीण रोजगार और बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए एनडीबी के साथ 1 बिलियन अमेरिकन डॉलर के ऋण समझौते की घोषणा की है। कब की है? 2020 में। मेंस पर्सपेक्टिव से भी आप इसमें फैक्ट को डाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद कॉन्टिंजेंट रिजर्व अरेंजमेंट, आकस्मिक रिजर्व व्यवस्था, जैसे एनडीबी की है। एनडीबी के साथ में ही सीआरए की भी बात की गई है। सीआरए में ये था कि जो कंट्रीज होंगी ब्रिक्स की, वो अपना थोड़ा सा कह सकते हैं कि जैसे सीआरआर एसएलआर है, कैश रिजर्व रेशियो है, अपना एक सर्टेन धनराशि निकालेंगी और सीआरए में अपना जमा करेंगी। आवश्यकता पड़ने पर ब्रिक्स इंस्टीट्यूशन के जो सदस्य देश हैं वो इसमें से पैसे को निकाल सकते हैं। वैश्विक वित्तीय संकट की संभावनाओं के मद्देनजर ब्रिक्स राष्ट्रों ने वर्ष 2014 छठा ब्रिक्स सम्मेलन जब एनडीबी आया, पोर्टोलेजा घोषणा के दौरान ब्रिक्स आकस्मिक रिजर्व व्यवस्था बनाने पर भी सहमति जताई है। इसका उद्देश्य क्या होगा? भुगतान संतुलन, संकट की स्थिति को कम करने और वित्तीय स्थिरता को मजबूत करने के लिए में मदद के लिए मुद्रा विनिमय माध्यम से सदस्यों की अल्पकालिक मौद्रिक सहायता प्रदान करेगी। कितनी प्रदान करेगी? थोड़े समय के लिए जब आपको पैसे की आवश्यकता होगी तो आप सीआरए से निकाल सकते हैं और अपने कार्य को संचालित कर सकते हैं। सीआरए की प्रारंभिक क्षमता जो थी वो कितनी थी? 100 बिलियन डॉलर थी। ठीक है, वित्तीय सुरक्षा नेट को मजबूत करने और मौजूदा वित्तीय अंतरराष्ट्रीय व्यवस्थाओं को मजबूत करने में योगदान देगा। कुल मिलाकर हम लोग कह सकते हैं कि ये एनडीबी और सीआरए जो था वो ब्रिक्स कंट्रीज और ब्रिक्स प्लस कंट्रीज में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाने के लिए ही इन दोनों संस्थाओं का निर्माण किया गया था, जहां पर 100 बिलियन डॉलर अमेरिकन डॉलर के साथ साथ सीआरए की स्थापना की गई थी, जिसका उद्देश्य होगा कम समय के लिए पैसा लेकर के आप अपने काम को कर सकते हो। फिर वो पैसा आप किस में जमा करेंगे? सीआरए में जमा करेंगे। क्यों? इससे क्या आएगी? इससे स्टेबिलिटी आएगी। ठीक है, और इसके अलावा क्या होगा कि इसके अलावा वित्तीय स्थिरता को भी वो मजबूत करेगी और साथ ही साथ कह सकते हैं कई बार हमें आकस्मिक पैसों की जरूरत होती है तो उससे भी आप निश्चित रह सकते हैं। और देश की जो अंडर डेवलप और डेवलपिंग कंट्रीज है और ब्रिक्स सदस्यों की कंट्रीज है उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए एक बैंक की स्थापना की गई थी, जो कौन सी थी? नेशनल डेवलपमेंट बैंक, जैसे आईएमएफ था। आईएमएफ में क्यों था? आईएमएफ अपनी शर्तों पर लोन देता था, उन शर्तों के कहीं ना कहीं लॉस होता था कंट्रीज को, इसीलिए एनडीबी की स्थापना की गई है कि एक मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर एस्टैब्लिश हो पाए। ठीक, अब बात करते हैं
इस पे आते हैं, लेकिन अब थोड़ी सी बात करते हैं कज़ान डिक्लेरेशन पे, और फिर इस वीडियो को समापन की ओर लेके चलते हैं। कज़ान डिक्लेरेशन, ठीक है, कज़ान डिक्लेरेशन पे बात करते हैं। अब बात करते हैं, मोटा मोटा मैंने बता दिया था कि एनडीबी क्या है, सीआरए क्या है, एंड ब्रिक्स की स्थापना कैसे, ब्रिक्स प्लस में कैसे, इतना तो आपके दिमाग में घुस ही गया होगा। इस सर ने बताया था, ब्रिक्स प्लस में साउथ अफ्रीका समिट में शामिल हुए थे इथियोपिया, ईरान, यूएई। ब्रिक्स में पहले कितनी कंट्रीज थी, 4 कंट्रीज थी, ब्राजील, चाइना, इंडिया, रशिया। फिर 2009 में साउथ अफ्रीका के लिए जाता है, साउथ अफ्रीका समिट 2010 में जाकर के साउथ अफ्रीका इसमें शामिल होती है, और फिर 2012 में नई दिल्ली में जब ब्रिक्स का आयोजन हो रहा होता है, तब वहां पर एनडीबी की पहली बार बात होती है, और 2 साल बाद 2014 में एनडीबी की एस्टैब्लिशमेंट होती है छठे ब्रिक्स सम्मेलन में, और उसके साथ साथ सीआरए की बात की गई थी। अल्पकालीन जो पैसा आपको चाहिए तो आप सीआरए से निकाल करके अपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के जो भी काम होंगे उसको आप कर सकते हैं, जिससे हमारी क्या आएगी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आएगी। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर और सस्टेनेबल डेवलपमेंट जैसी चीजों के लिए, एक कह सकते हैं कि कंट्री की ग्रोथ के लिए जिन चीजों की जरूरत होती है, उन चीजों के लिए लोन प्रोवाइड करने का काम करेगी कौन करेगी, नेशनल डेवलपमेंट बैंक। ये केवल ब्रिक्स कंट्रीज के बीच नहीं बल्कि अदर साउथ कंट्रीज को भी ये लोन प्रोवाइड करेगी, जिससे वो अपने विकास कर सकेंगे। और आईएमएफ जैसी की संस्थाओं के काउंटर में एनडीबी की एस्टैब्लिश हो गई थी, क्योंकि आईएमएफ अपनी शर्तों पर करता था, और एनडीबी एक मल्टीपोलर ऑर्डर एस्टैब्लिश करने की बात कर रहा था, मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर एस्टैब्लिश करने की ओर बढ़ रहा था, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कज़ान डिक्लेरेशन पर। कज़ान डिक्लेरेशन, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जहां ट्रांस अटलांटिक कंट्रीज, चाहे वो यूएसए और यूरोप हो, आइसोलेट करने का प्रयास किया था, लेकिन कज़ान डिक्लेरेशन में रशिया ने अपनी पावर को दिखाया कि जो वेस्ट की तरफ कुछ कंट्रीज खड़ी हैं, तो मेरी भी तरफ कई सारी कंट्रीज खड़ी हैं। कैसे दिखाया उसने, 36 नेशन लीडर को उसने इनवाइट किया और 200 से अधिक मीटिंग की, और इसके अलावा जहां वेस्टर्न कंट्रीज इजराइल की बात करते हैं, इजराइल हमास वॉर में, वहां पर ब्रिक्स कंट्रीज ने कहा कि बिल्कुल काउंटर तो किया इजराइल ने, लेकिन जिस स्तर का काउंटर इजराइल ने किया वो बिल्कुल गलत है, जो कहीं ना कहीं एंटी वेस्टर्न आइडियोलॉजी को दिखा रहा है। जहां वेस्टर्न कंट्रीज ने सैंक्शन लगा रखा है रशिया पर, वहीं रशिया ने कई सारी कंट्रीज को अपने पास बुलाया और बड़े बड़े लीडर वहां सम्मिलित हुए, जिसने ये दिखाया वेस्टर्न कंट्रीज को कि आपके साथ अगर कुछ कंट्रीज खड़ी हैं तो मेरे साथ भी पूरा का पूरा एक विश्व, केवल विश्व का मतलब केवल पश्चिम नहीं है, ये भी है, पूर्व भी है, मध्य भी है, जिनकी कंट्रीज आज रशिया के साथ खड़ी हैं, ब्रिक्स में खड़ी हैं, ब्रिक्स के साथ खड़ी हैं। इसके अलावा ब्रिक्स प्लस की भी बात की गई है, जिसमें यह कहा गया है कि बहुत ही ज्यादा आगे भी हम संख्या को बढ़ाते रहेंगे, जैसे भी नाइजर में भी गए हैं। नाइजीरिया का भी कहना है कि अगर इन्विटेशन आता है तो नाइजर ब्रिक्स प्लस में शामिल होगा। तो इन कज़ान डिक्लेरेशन की बात करेंगे तो इसमें किन किन चीजों की बात की है। पहली बात की गई है, इसकी बात की गई है ग्लोबल साउथ कंट्रीज की बात की गई है। इसके अलावा किसकी बात की गई है, बहुपक्षवाद की बात की गई है, मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर कह सकते हैं, इसकी बात की गई है। इसके साथ ही इसी का कह सकते हैं एक पार्ट है ब्रिक्स प्लस, इसमें जो सम्मिलित हुआ है ब्रिक्स प्लस का स्वागत किया गया है, बहुत अच्छा हुआ है ब्रिक्स प्लस में, हम इसका स्वागत करते हैं और भी लोगों को इसमें सम्मिलित कराते हैं। इसके अलावा क्या चीज हुई है, और इसके अलावा एक चीज और हुई है, ब्रिक्स क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सिस्टम की बात की गई है। इसको ऐसा करते हैं हम, एक और चीज की बात की गई है, स्विफ्ट पर निर्भरता को कम करने की बात की गई है। इसके अलावा एक सबसे अलग चलते हैं हम, इसको हम दूसरे पेन से लेते हैं, येलो से ले लेते हैं, इन्वायरमेंट एंड ग्लोबल वार्मिंग, ठीक। चलिए बात करते हैं कि आखिरकार इसमें क्या बातें की गई हैं। चलिए देखते हैं। तो पहले बात करते हैं ग्लोबल साउथ कंट्रीज की। ग्लोबल साउथ कंट्रीज पे क्या बातें हुई हैं,
तो ग्लोबल साउथ कंट्रीज पे बात यही हुई है कि जैसे कि ग्लोबल आईएमएफ इन लोगों को ग्लोबल साउथ कंट्रीज, मैंने आपको बताया था कि अंडर डेवलप और डेवलपिंग कंट्रीज होंगी, उनको एक टर्मिनोलॉजी में साउथ कंट्रीज कहा जाने लगा है। इनमें आपस में सहयोग बढ़े, आपस में ये इकट्ठा हो, आपस में इनमें क्या हो, ट्रेड और अधिक बढ़े। इसके साथ साथ ये ब्रिक्स के साथ हैं। ब्रिक में जो एनडीबी है, नेशनल डेवलपमेंट बैंक, इनको क्या करेगा, लोन प्रोवाइड करेगा, जिससे इनमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो सके और पूरे विश्व में जहां इकोनॉमिक क्राइसिस आई हुई है उससे ये कंट्रीज भी अछूती नहीं रही हैं और ये कंट्रीज उससे निकल सके। और वेस्टर्न कंट्रीज की इन कंट्रीज के साथ जो मोनोपॉली बना के रखी है, जो एक कह सकते हैं कि इन पर वर्चस्व बना रखा है, उसको भी ब्रिक कम कर सके और ये कंट्रीज स्वतंत्र होकर के ट्रेड और अपने जो व्यापार है, सॉरी ट्रेड को व्यापारी कहते हैं, ट्रेड को बढ़ा सके, इसके साथ साथ अपने देश का सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप कर पाए, जिससे इनकी ग्रोथ हो सके। इसके बाद अगला है बहुपक्षवाद। बहुपक्षवाद पे मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि एक मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर स्टैब्लिश करने की बात की गई है। इससे क्या होगा, इससे ये होगा इंडेक्स, एक इंडेक्स का एग्जांपल हम लेकर के चलते हैं। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक कई सारे इंडेक्स निकालती है, ठीक है, इकोनॉमी से रिलेटेड भी इंडेक्स निकालती है। तो बताइए, अगर इकोनॉमी से रिलेटेड कोई इंडेक्स निकाल रही है आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, तो इकोनॉमी से रिलेटेड अगर कोई इंडेक्स में उसने इंडिया को खराब रेटिंग दे दी, खराब रेटिंग दे दी, तो क्या खराब रेटिंग मिलने के बाद एफडीआई और एफएफआई या अदर इंस्टीट्यूशंस, अदर कंपनीज इंडिया में इन्वेस्ट करने आएंगी? बिल्कुल नहीं आएंगी। इसका इफेक्ट किसको पड़ेगा? इंडिया को पड़ेगा। इनडायरेक्टली इसका इफेक्ट उन कंट्रीज पर ही पड़ेगा जो चीप लेबर की वजह से इंडिया और अदर जो साउथ कंट्रीज हैं उसमें इन्वेस्ट करने का सोच रही होंगी, उन पर भी इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन इसके बावजूद वो इंडेक्स निकाले जाते हैं, रेटिंग खराब दी जाती है, जिससे इसका सीधा इफेक्ट इंडिया जैसी कंट्रीज के व्यापार में पड़ता है। ठीक है, अगला कौन सा है? ब्रिक्स 10 का स्वागत किया, बिल्कुल स्वागत किया। कजान डिक्लेरेशन में बोला गया कि इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, यूएई, इन सब का हम स्वागत करते हैं। इसके साथ साथ हम ब्रिक्स को और प्रसारित करेंगे और इसमें अदर कंट्रीज को भी हम क्या करेंगे, शामिल करेंगे। तो ये किस में चला जाएगा, मैंने अलग इसीलिए लिखा है। ये एक्चुअली जब भी आप लिखेंगे तो इसको आप सिक्योरिटी एंड पॉलिटी में साथ में इंक्लूड करके लिख सकते हैं। एक टॉपिक सिक्योरिटी एंड पॉलिटी और पॉलिटी एंड सिक्योरिटी, उसमें पहला सब टॉपिक ग्लोबल साउथ कंट्रीज, सेकंड सब टॉपिक बहुपक्षवाद के बाद थर्ड सब टॉपिक ब्रिक्स प्लस का स्वागत। अगली बात किस पे की गई है कजान डिक्लेरेशन में, इसको आप लिख सकते हैं इकोनॉमिक फैक्टर पे। इकोनॉमी में फर्स्ट सब टॉपिक्स ब्रिक्स क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सिस्टम एंड सेकंड सब टॉपिक स्विफ्ट पर निर्भरता को कम करने की बात की गई है। अब यहां पर एक बात आती है कि सर स्विफ्ट क्या होता है? हमने सुना तो बहुत है, लेकिन स्विफ्ट होता क्या है? बेटा स्विफ्ट जो होता है वो कह सकते हैं कि दो बड़ी बड़ी कंट्रीज के बीच में इंटर बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो सेफ और फास्ट ट्रांजिशन के लिए यूज होते हैं। इसको मैं ऐसे समझना चाहूंगा। स्विफ्ट पे थोड़ी देर के लिए बात करते हैं। स्विफ्ट पे बात करते हैं कि स्विफ्ट क्या है। तो मान लीजिए कि ये कोई बैंक है, ए बैंक है और बी बैंक है। ये ए बैंक मान लीजिए इंडिया में है और बी बैंक मान लीजिए आपकी कहां पर है, कहीं मान लीजिए, किसको मानेंगे, चलिए जापान या फिर कह सकते नहीं, ब्रिक्स कंट्रीज ही लेते हैं, मान लीजिए ब्राजील में है। ठीक, तो ए कंट्री से कोड जनरेट होगा जो स्विफ्ट के पास जाएगा और ये कोड फिर इसके पास जाएगा, किसके, ब्राजील बैंक के पास, और फिर इस कोड के द्वारा ही इन दोनों के बीच में क्या होगा, ट्रांजिशन एस्टैब्लिश होगा, जो कि एक फास्ट ट्रांजिशन होता था। ये स्विफ्ट यूरोपियन ट्रांजिशन सिस्टम था। इसकी जगह पर ब्रिक्स कंट्रीज आपस में मिलकर के एक नया मैसेजिंग प्लेटफॉर्म लाने वाले हैं, जिसके द्वारा ब्रिक्स सदस्य देश और अदर कंट्रीज के बीच में भी बहुत सरलता से फास्ट और सेफ ट्रांजिशन एस्टैब्लिश हो पाए। तो स्विफ्ट क्या है? स्विफ्ट है दो देशों के बीच में बड़े बड़े पैसों का जब ट्रांजिशन होता है तो उसको सेफ और फास्ट करने के लिए, सेफ ट्रांजिशन एंड फास्ट ट्रांजिशन करने के लिए एक कोड सिस्टम, एक कह सकते हैं मैसेजिंग सिस्टम होता है। वो कौन सा होता है? स्विफ्ट। इसी तरीके का एक मैसेजिंग सिस्टम जनरेट किया था रशिया ने। किसने जनरेट किया था? रशिया ने। उसका नाम था SPFS और चाइना का भी अपना CIPS। ठीक, CIPS और SPFS। हुआ क्या था कि रशिया यूक्रेन वॉर में जब सैंक्शन लगे थे उसी में कई सारे रशिया के ऊपर स्विफ्ट सैंक्शन लगा दिया था, जिसमें रशिया स्विफ्ट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म का यूज नहीं कर पा रहा था, जिसका इफेक्ट केवल रशिया पर नहीं हुआ, जिस कंट्रीज के साथ, अब जैसे कि मान लीजिए आपकी स्विफ्ट कंट्रीज है, ठीक है,
सैंक्शन लग गया रशिया पे, रशिया यूरोप के बीच में स्विफ्ट के द्वारा ट्रेड खत्म हो गया, मान लीजिए स्विफ्ट के द्वारा यूज नहीं कर सकता। अब रशिया को अगर ट्रेड करना है जिसका उससे कोई मतलब भी नहीं है, मान लीजिए ये जो भी लड़ाई थी उसका मतलब नहीं है इंडिया से, लेकिन ये भी क्या है आपस में स्विफ्ट का प्रयोग नहीं कर पाएंगे, तो ये गलत है। आखिरकार जिनकी आपस से बन रही है उनका तो आप करने दीजिए, उनका भी आपने बंद कर दिया। इसीलिए जाकर के एसपीएफ सिस्टम जो अपना एक सिस्टम है इसको बनाने का प्रयास शुरू कर दिया था चाइना ने, और अब सॉरी रशिया ने, अब वो इसी पर बात कर रहा है कि जल्दी से जल्दी इसको भी हम क्या करें आगे लाएं। और चाइना में भी CIPS है। अब कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है कि ये दोनों मर्ज हो जाएंगे या फिर एक नया मैसेजिंग सिस्टम आएगा जो दो कंट्रीज के बीच में क्रॉस बॉर्डर पेमेंट को स्टैब्लिश करेगा। इस तरीके से स्विफ्ट पर भी बातें हुई थी कि हमें कोई ना कोई क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सिस्टम को लाना है जिससे हमारी स्विफ्ट के ऊपर निर्भरता को कम किया जा सके, ठीक है। इसके अलावा एक बात और हुई है कि जो भी हम व्यापार करें वो लोकल करेंसी में व्यापार करें जिससे हमारी डॉलर पर निर्भरता कम हो सके और हमारा ट्रेड एक्सपेंड हो सके। मान लीजिए रशिया को इंडिया को ऑयल की जरूरत है, रशिया ने इंडिया को ऑयल दे दिया, पैसा कैसे जाएगा, तो इंडिया ने कोई चीज को भेजना है तो उसने उस चीज को भेज दिया, बार्टर सिस्टम के थ्रू भी हो सकता है, या इसके अलावा ब्रिक्स कंट्रीज आपस में किसी एक करेंसी को लेकर के आ जाए और उसी में व्यापार करने लगे जिससे डॉलर पर निर्भरता को कम किया जा सके और इन कंट्रीज में डॉलर का जो रिजर्व है वो समुचित बना रहे। इन दोनों के अलावा ब्रिक्स कितना बड़ा इंस्टीट्यूशन बनने की ओर है, ये एनवायरमेंट और ग्लोबल वार्मिंग पे जो बात हुई है ये इसी चीज को दिखा रहा है कि जहां ब्रिक्स जब बना था तो उसका मेन उद्देश्य था पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी पर्पस से, फाइनेंशियली स्टेबिलिटी के लिए ही ब्रिक्स का निर्माण किया गया था। लेकिन अब ये बढ़ चढ़ के एनवायरमेंट पे भी बात कर रहा है, जैसे वर्ल्ड बैंक अदर कंट्रीज बात करती हैं कि वैश्विक जो ऊर्जा है उसमें नवीकरणीय ऊर्जा का हम क्या करेंगे बढ़ोतरी करेंगे और सभी ब्रिक्स कंट्रीज आपस में नवीकरणीय ऊर्जा का अधिक से अधिक प्रयोग करें। ये था कजान डिक्लेरेशन जिसमें हमने ब्रिक्स को समझा और कजान डिक्लेरेशन में कौन कौन सी बातें थी उस पर हमने बात की। अब अगला वीडियो हम लेकर के आएंगे जो संभवतः इंडिया और नाइजीरिया के रिलेशनशिप पे हम बात करेंगे। तो अगर आप चैनल पर आए हैं और आपको ये पूरा वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर जरूर करिए। एक बार मैं आपको रिवीजन करा देता हूं। ब्रिक्स का निर्माण 2001 नील 2006 सस्टेनेबल वो जब सेंट पीटर्सबर्ग में जाकर के G8 का आउटरीच समिट होता है उसमें बनते हैं। 9 में पहले समिट में इनकी बैठक होती है, 10 में अफ्रीका शामिल होता है, 12 में जाकर के NDB की बात होती है और फोर्ट लीजा डिक्लेरेशन में, और उसके बाद 2014 में NDB की एस्टेब्लिशमेंट होती है। पिछली बार जब हुआ था ब्रिक्स प्लस हुआ था उसमें 4 कंट्रीज शामिल हुई, इथियोपिया, इजिप्ट, ईरान और UAE। सऊदी अरब ने इन्विटेशन एक्सेप्ट किया लेकिन अभी शामिल नहीं हुई, अर्जेंटीना ने मना कर दिया। और फिर उसके बाद कजान डिक्लेरेशन हुआ। कजान डिक्लेरेशन में रशिया को जहां वेस्टर्न कंट्रीज आइसोलेट करना चाह रही थी कर नहीं पाई, और इसके अलावा रशिया ने दिखा दिया कि जहां वेस्ट ही केवल एक पूरा वर्ल्ड नहीं है, रशिया और इधर भी कई सारी कंट्रीज हैं जो आपस में इकट्ठा होकर के एक मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर एस्टैब्लिश करने की ओर अग्रसर है, जिसमें कजान डिक्लेरेशन हुआ। इसमें ग्लोबल साउथ कंट्रीज पे बात हुई, बहुपक्षवाद पे बात हुई, ब्रिक्स प्लस स्वागत पे बात, ब्रिक्स प्लस का स्वागत किया गया, एनवायरमेंट पे बात हुई है, ब्रिक्स क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सिस्टम की बात की गई है और स्विफ्ट पर निर्भरता को कम करने की बात की गई है। थैंक यू वेरी मच।